Hello plus 1 class. Today we are going to discuss our next topic, and this topic is on page number 251 and 252 in your NCERT book. The name of the topic is Conflicting Visions 1965 to 1978. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जो मायो था उसने क्या कर दिया था, लिविंग स्टाइल में थोड़ा चेंज ला दिया था। मतलब लोगों के घर के आंगन में ही, यानी पीछे का जो आंगन हुआ करता था उसमें उसने स्टील फर्नांसेस यूज़ कर दिए थे, और जिससे उसने ये कहा था कि हम क्या हो जाएंगे, स्टील खुद प्रोड्यूस करने वाले हो जाएंगे। तो इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा था मायोस के बीच में। वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि सब उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। उसने ये नहीं फोकस किया कि ये जो स्टील फर्नांसेस उसने लगवाए हैं उससे एक्सपर्टाइज नहीं हो रहा कुछ भी, यानी लोग एक्सपर्ट नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा था। तो इस तरह का जो था वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर अराइज हो गया था। और मायो इस टाइम पीरियड पे बहुत ही सेल्फ पजेसिव पर्सन हो गया था। उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज़ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इन 1965। तो उसने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था, दैट इज़ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। प्रोलेटेरियन का मतलब सोसाइटी का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल वीक है। मीन्स अल्टीमेटली ये कहना चाहूँ तो उसने क्या कर दिया था, जो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे, या जो लोग उसको हम कहेंगे उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, उसको उसने ख़त्म करवा दिया था, यानी मरवाना शुरू कर दिया था। जिसके लिए उसने रेड गार्ड्स रखे। क्या रखे? रेड गार्ड्स। और ये रेड गार्ड्स जो थे मेनली स्टूडेंट्स थे। तो ये स्टूडेंट्स थे, मींस उसने स्टूडेंट्स को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था कि उसने स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर दिए थे कि जो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा आप उसको शूट आउट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स थे उनका एजुकेशन पर से फोकस हट गया था, और वो ये इस तरह की क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व होते जा रहे थे। तो जो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम थी वो 4 साल तक डिक्लाइनिंग पोजीशन में रही, यानी ज़ीरो रही। 4 साल तक चाइना में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई भी कॉलेज क्लास नहीं लगी, कोई स्कूल क्लास नहीं लगी, ड्यू टू मायो। क्योंकि मायो ने इन स्टूडेंट्स को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था और उसे एज अ रेड गार्ड्स जो था वो यूज़ किया था, और वो उसने अपने फ़ायदे के लिए किया था कि जो लोग उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे वो लोग मारे जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो था 4 साल के लिए बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। और साथ ही साथ जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मायो को नापसंद करने लगे थे, और जो मायो का क्रिटिसिज्म था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और वहाँ की जो यानी चाइना जो कंट्री थी एक टाइम पीरियड पे डिसबैलेंस हो गई थी। क्या हो गई थी? डिसबैलेंस हो गई थी। मतलब हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया, हमने एक कॉन्फ्लिक्टिंग विज़न देखा। मायो का क्या था कि मायो की आइडियोलॉजी को ना फॉलो करने वाला इंसान उसकी नज़रों में नेगेटिव कहलाएगा, डिसऑबेड हो जाएगा वो पर्सन। उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज़ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 में। और उसने स्टूडेंट्स को रेड गार्ड्स की तरह यूज़ किया, यानी उन्हें एजुकेशन की तरफ एजुकेशन से डाइवर्ट करके उन्होंने गार्ड्स की तरह यूज़ किया, और उन्हें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि जो लोग मायो की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे वो मारे जाएंगे। तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, पुअर हो गया था, एंड कंट्री जो थी वो डिसबैलेंस हो गई। तो इस वजह से जो कंट्री की इकॉनमी थी वो भी डिक्लाइनिंग मोड में आ गई थी। क्या आ गई थी? डिक्लाइनिंग मोड। तो यही आपका टॉपिक है, कन्फ्लिक्टिंग विज़न। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978 से चेंजेस आने लग गए थे। क्या चेंज आया था? सबसे पहले जो मायो की जगह थी वो अब किसने ले ली थी? डेंग जियोपिंग ने।
यानी अब मायो को रीप्लेस कर दिया था किसने, डेंग जियोपिंग। यानी अब किसकी गवर्नमेंट आ गई थी एग्जिस्टेंस में, डेंग जियोपिंग की। और ये जो बंदा था ना, ये क्या करना चाहता था, यानी इसने क्या इंट्रोडक्शन दी या इंट्रोड्यूस किया, वो किया उसने सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी। वो इस तरह की इकॉनमी चाहता था, सोशलिस्ट इकॉनमी चाहता था। और 1978 में उसने 4 गोल बना दिए, पार्टी के 4 गोल्स, जिस वजह से कंट्री क्या कर सकती थी, मॉडर्नाइज पाथ पे जा सकती थी। 4 मॉडर्नाइजेशन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, 4 मॉडर्नाइजेशन। क्या क्या इंक्लूड था इसमें, दैट इज़ टू डेवलप साइंस। फर्स्ट वन इज़ साइंस को डेवलप करना, एंड सेकेंड थिंग इज़ इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर, एंड लास्ट वन इज़ डिफेंस। यानी इसने ये 4 सेक्टर जो थे उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। उसने ये कहा था कि इस तरह से ही हम चाइना को क्या कर सकते हैं, मॉडर्नाइज्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसने डिबेट भी बिल्कुल अलो कर दी थी, जब तक आप डिबेट कर सकते हैं जब तक पार्टी पे क्वेश्चन ना किया जा सके। फिर क्या हुआ था, 5 दिसंबर 1978 को न्यू आइडिया का एक्सप्लोजन हुआ था। एक वॉल पोस्टर लगाया गया, यानी एक वॉल पोस्टर था जिसे क्या कहा जाता है, फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। इसका जो था प्रोक्लेमेशन होने लग गया था, यानी पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई थी फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन की। और उसमें ये कहा गया था कि बिना विदाउट डेमोक्रेसी, यानी बिना डेमोक्रेसी के जो अदर मॉडर्नाइजेशंस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। क्या है, बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो ये बात जो थी वो फिफ्थ प्रोक्लेमेशन या फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन प्रोक्लेमेशन में ऐसा कहा गया था। फिर क्या हुआ था, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हुआ था। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हुआ था। उस पीरियड में ये डिबेट की गई थी या ये इमरजेंस हुई थी कि चाइना को डेवलप किया जाए। मतलब मेन जो फोकस था दैट इज़ टू डेवलप चाइना। कैसे डेवलप किया जाए कि जो पार्टी है उसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल करना पड़ेगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी पोलाइटनेस लानी पड़ेगी, पॉलिसीज़ में लिबरलाइज होना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन टू वर्ल्ड इकनॉमी, यानी वर्ल्ड इकनॉमी के साथ हमें लिंक बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड मार्केट या इकॉनमी, यानी हमें इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक बनाने पड़ेंगे, हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ लिंक बनाने पड़ेंगे, सो डैट जो चाइना है वो क्या कर सकता है, चाइना कैन बिल्ड अ मॉडर्न सोसाइटी बाय फॉलोइंग इट्स ट्रेडिशन। इसका जो खुद का ट्रेडिशन था उस ट्रेडिशन को फॉलो करके वो क्या कर सकता है, एक अपनी मॉडर्न सोसाइटी जो है बना सकता है। तो इस तरह से जो थे वो चेंजेस अनाउंस किए गए थे, ट्रेडिशनल आइडियाज़ को फॉलो किया गया था चाइना में, और मॉडर्नाइजेशन का पाथ जो था वो लिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.